Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है जो facts हैं उनको हम यहाँ पे discuss करेंगे। जो important fact हमारे एग्ज़ाम के perspective से भी important हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो डिस्कशन लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द मणिपुर। मणिपुर के अंदर मई के मंथ्स में जो वायलेंस का इरप्शन हुआ उस समय से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है मणिपुर। एक तो आपको मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए कि इसका जोग्राफिकल जो सेटलमेंट का सिचुएशन कैसा है। तो मणिपुर के अंदर वैली है और इसके अलावा हिल्स हैं। एक फुटबॉल जो प्ले ग्राउंड होता है उसकी तरह यहाँ पे इसका सेटलमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। वैली के अंदर 60% के आसपास पॉपुलेशन है और जो मीती कम्युनिटी है, मैतीज जो कम्युनिटी है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। रेस्ट जो हिली एरिया है वहाँ पे जो 40% आसपास जो पॉपुलेशन है वो मिलती है हिली एरिया के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द मणिपुर में जो सेटलमेंट का जो सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज़ बताना कि जो मणिपुर को जो स्टेट का जो स्टेटस है, हमने ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को 2-3 बार रीड किया है रिसेंटली। तो ये जो मणिपुर को जो स्टेट का जो स्टेटस है वो कब मिला था, मणिपुर को जो स्टेट है वो कब बनाया गया, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ईयर बता देना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर आपको याद है तो वो भी आप बता सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस के द्वारा जो टीयर गैस है वो यूज़ किए गए। 40 पीपल्स यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपने इस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी बार रीड किया होगा क्योंकि वहाँ पे एक नेशनल पार्क है। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम है कैबुल लामजो। कैबुल लामजो नाम का जो नेशनल पार्क है वो वहीं पे सिचुएटेड है। कैबुल लामजो, कैबुल लामजो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये नेशनल पार्क बेसिकली पार्ट है। पार्ट किसका है, एक लेक है। लेक का नाम है लोकटक लेक। लेक का नाम है लोकटक लेक और ये लोकटक लेक का ही पार्ट है। जैसे सपोज कीजिए इस पार्ट के अंदर सिचुएटेड है कैबुल लामजो नेशनल पार्क। और इस लेक की एक खासियत है स्टूडेंट्स, लेक की एक खासियत है कि लेक के अंदर यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मटेरियल टाइप की जो थिंग्स हैं वो तैरते हुए मिलते हैं। बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी सॉलिड हैं, ऑर्गेनिक टाइप। इसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मिली होती हैं। इनको बेसिकली फुमडीज का नाम दिया गया है। इनको फुमडीज का नाम दिया गया है और फुमडीज आपको यहाँ पे तैरती हुई देखने के लिए मिलेंगी इस कैबुल लामजो नेशनल पार्क या लोकटक लेक के अंदर। इन फुमडीज के ऊपर एक डियर मिलता है। कभी कभी वो डियर इसके ऊपर आएगा तो डियर आने की वजह से वो यहाँ पे ये फ्लोट करने की वजह से वो दूर से आपको जब उसको देखोगे तो आपको डांसिंग डियर की तरह देखने के लिए मिलेगा। तो कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि डांसिंग डियर है, जो जिसको कि संगाई डियर के रूप से भी हम जानते हैं। संगाई डियर या डांसिंग डियर कौन से एरिया के अंदर मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डांसिंग डियर है या संगाई डियर है वो कैबुल लामजो नेशनल पार्क या हमारा जो लोकटक लेक है इसी का पार्ट है। ये फुमडीज आपको जो पानी जब यहाँ पे रहेगा तो उस समय में ये फ्लोटिंग करती हुई दिखाई देंगी। जब समर का पीक का समय होता है तो ये फ्लोटिंग नहीं करेंगे, उस समय में ये डाउन साइड में चली जाती हैं जैसे ही इस लेक के अंदर जो पानी है वो कम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मणिपुर। मणिपुर का जो स्टेट कब एग्जिस्टेंस के अंदर आया ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका होमवर्क भी है। और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं बट स्टूडेंट्स आपने रीड किए होंगे लास्ट 2 मंथ में काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर आया है मणिपुर। मणिपुर के जो रहने वाले जो लोग हैं, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, क्या उस लैंग्वेज को शेड्यूल 8 के अंदर ऐड किया गया है, नहीं। इस पर्सपेक्टिव में आप ज़रूर से ऐड कीजिए, रीड कीजिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबाउट द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के जो जर्नलिस्ट के ऊपर केस हुआ था उनको जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है मणिपुर के अंदर ही। तो ये जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं हमारे कंट्री के। 1978, अब तो इन कुलदीप सर का डेथ हो गया, रिसेंटली ही डेथ हुआ है लास्ट 1-2 ईयर के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे जर्नलिज्म के सेक्टर के रिगार्डिंग में, या काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट केसेज हैं चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग में हो, और भी काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो इनके द्वारा लड़े गए हैं। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया इनके द्वारा 1978 के समय एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो हमारे जर्नलिज्म जो प्रेस का जो सेक्टर है, जर्नलिस्ट का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको कुलदीप नैयर सर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 के समय। तो स्टूडेंट से कुलदीप नैयर सर के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जर्नलिस्ट के ऊपर मणिपुर के अंदर
कुछ फेक न्यूज़ फैलाने के रिगार्डिंग में जो केस है वो रजिस्टर किया गया। अब आपके लिए यहाँ पे भी एक होमवर्क है। होमवर्क इस वजह से है स्टूडेंट्स कि मई के मंथ के अंदर यहाँ पे वायलेंस इरप्ट हुआ। उसी मई के मंथ के अंदर एक जो प्रेस के रिगार्डिंग में एक इंडेक्स आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस के रिगार्डिंग में एक इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किनके द्वारा निकाला जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कैसे? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा निकाला जाता है। इंडिया की क्या रैंक है 2023 के इंडेक्स के अंदर, ये आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, हमारे जो ऑनरेबल पीएम सर आसियान की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, इंडिया और आसियान की वहाँ पे मीटिंग होगी। साथ ही जो ईस्ट एशिया जो समिट है, ईस्ट एशिया समिट है, उसकी भी मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी। 2005 के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट में आया था ईस्ट एशिया समिट। आसियान के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 91 के समय हमारे ऑनरेबल पीएम सर, उस समय पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उनके द्वारा एक पॉलिसी निकाली गई थी नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उसके साथ में रिलेशंस को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। उस पॉलिसी का नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन वर्क क्या था स्टूडेंट्स, कि साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे नेशंस हैं उनके साथ में हमको जो रिलेशंस है, बायलेटरल रिलेशन, स्ट्रेटजिक रिलेशंस को डेवलप करना है, और हमारा जो को रिलेशंस है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सिमिलरिटी ऑफ थिंग्स हैं, जैसे कि कॉलोनी हो सकते हैं पुराने समय में, दोनों अगर कॉलोनियल यहाँ पे कॉलोनियल समय में कॉलोनी रहे हैं तो उस वजह से भी यहाँ पे शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड हिस्ट्री है, वो देखने के लिए मिल सकती है। तो इस लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 91-92 के समय यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया, जब हमारे नरेंद्र मोदी सर, जब ऑनरेबल पीएम सर जब पावर के अंदर आए 2014 के समय, तो उनके द्वारा इस पॉलिसी को चेंज किया गया और लुक ईस्ट पॉलिसी का जो नाम है वो किया गया लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन पर्पज ये है कि हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं इनके साथ में तो आपको रिलेशंस डेवलप करने ही हैं, रिलेशंस को यहाँ पे डे बाय डे यहाँ पे और भी अच्छे से प्रमोट करना है, अच्छे से डेवलप करना है। बट उसके साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर भी हमको बेसिकली हमारा जो डेवलपमेंट है इन कंट्रीज़ के थ्रू करवाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे मेन प्रायोरिटी दी गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। आप देखिए इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू ही काफ़ी सारे जो हमारे ये जो ईस्ट एशिया के या जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप हुए हैं, जिसके अंदर एक IMT हाईवे है, इंडियन म्यांमार और थाईलैंड हाईवे है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कलकत्ता टू कनिंगम जो एक बेसिकली कलकत्ता टू कनिंगम एक यहाँ पे हाईवे का डेवलपमेंट की रिगार्डिंग भी है, जो BCIM का पार्ट है, BCI बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार उसका पार्ट है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट नेशंस के थ्रू करने हैं और उन कंट्री नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के थ्रू करने हैं, और उन कंट्रीज़ के साथ में अपना जो रिलेशन है उसको भी डेवलप करना है। ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा कहा गया कि ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये के पिलर है, आसियान के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। IMT हाईवे आपको पता होना चाहिए कि मोरियांग नाम की जो जगह है वहाँ से इंडिया में चलेगा, थाईलैंड तक ये पहुँचेगा। इसके अलावा कालधान प्रोजेक्ट भी है, कालधान में म्यांमार के थ्रू जो सितवे पोर्ट है उसके थ्रू हमारा जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आसियान के बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। आसियान के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1967 के समय बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। 10 इसके अंदर कंट्री हैं। इंडिया ने अपने जो रिलेशंस है वो अच्छे से इनके साथ डेवलप किए हैं। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है हमारी आसियान के साथ में। 2018 के समय आप देखिए कि हमारा जब रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था तो आसियान के जो 10 के 10 मेंबर्स हैं उन सभी को इंडिया में इनवाइट किया था हमने एज ए चीफ गेस्ट के रूप में। तो दिस इज ऑल अबाउट द आसियान। आसियान के जो 10 कंट्रीज़ हैं वो आपको पता ही होंगे, हमने काफ़ी बार उनको डिस्कस किया है। नहीं पता है तो आप जाके रीड कीजिए, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इनका। MBBS है, PTV है एंड LIC है।
एम से आपको मलेशिया है। बर्मा का यह एक एक्सेप्शन है, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था, तो इसको म्यांमार याद कर लीजिए या बर्मा याद कर लीजिए। मलेशिया है, बर्मा है, मालदीव है, मीन सॉरी म्यांमार है, इसके अलावा ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा जो आसियान के जो कंट्री हैं। एक यहाँ पे एक और अलाइंस है स्टूडेंट्स इन्हीं कुछ कंट्रीज के साथ में, मैकोन गंगा। मैकोन गंगा जो रिवर्स का एक अलाइंस है। मैकोन गंगा के अंदर आप देखिए कि हमारा हमने इन ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस को अच्छे से डेवलप किया है। 2014 का जो प्रीलिम्स था, 14 या 15 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था मैकोन गंगा के कंट्रीज के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट सम जो फैक्ट है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, रिसेंटली गाजियाबाद के अंदर क्या हुआ। गाजियाबाद के अंदर क्या हुआ कि एक बच्चा था, बच्चे को किसी डॉग ने वहाँ पे काटा। बेसिकली कोई पड़ोसी का डॉग था, और उसके काटने के बाद में उसने घर वालों को नहीं बताया कि हो सकता है कि घर वाले गुस्सा करें, इस क्यों कर लिया तुमने इस तरीके से। और बाद में उस बच्चे का यहाँ पे अभी रिसेंटली डेथ हुआ है ड्यू टू द रेबीज़ की वजह से। अब यहाँ पे रेबीज़ कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। इंडिया के अंदर ये हाईली आपको काफ़ी सारे जो केसेस हैं, वर्ल्ड के अंदर रेबीज़ के जितने भी केस हैं उसके तो 36% जो केस हैं इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वर्ल्ड के अंदर जितने भी केस हैं सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इसके देखने के लिए मिलते हैं। उसके बिहाइंड में रीजन ये है, लोग यहाँ पे अवेयर ना होने की वजह से। जब भी आपके साथ भी अगर कभी इंसिडेंट हो या किसी के भी साथ भी हो आपके नोन में, तो विद इन द 24 आवर मैक्सिमम कोशिश कीजिए विद इन द आवर्स आप है जल्द से जल्द वहाँ पे उसका जो रेबीज़ का जो वैक्सीन है उसको आप यूज़ कीजिए। रेबीज़ बेसिकली क्यूरेबल नहीं है अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे उस समय में। अगर आपने प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन करवाई है, समय समय पे आपने जब 24 आवर्स के अंदर आपने वैक्सीनेशन अगर करवा ली है, तो ईजीली आपके लिए प्रिवेंटेबल है। ये बेसिकली वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन से इसको बचाया जा सकता है रेबीज़ से। जूनेटिक वायरल डिजीज है, जूनेटिक वायरल डिजीज आपको देखने के लिए मिलेगी, वायरल डिजीज है। आरएनए का जो वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का जो वायरस है, उसके द्वारा ये बेसिकली किया जाता है रेबीज। और आपको बेसिकली जो पेट्स हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, पेट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट जरूर से करवाना चाहिए, जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं जो बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग में, एनिमल्स का जो बर्थ है उसे कंट्रोल किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द रेबीज। ये बेसिकली एक अवेयरनेस के रिगार्डिंग में भी है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो, किसी डॉग के द्वारा या किसी पेट के द्वारा काट लिया जाए, तो जल्द से जल्द रेबीज का जो इंजेक्शन है वो लगवा लेना चाहिए विद इन द 24 आवर्स। और कुछ होम रेमेडी टाइप भी आप विद इन द मिनट्स या आवर्स के अंदर ट्राई कर सकते हो। उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप काफ़ी सारी जो चीज़ें अवेलेबल हैं कि जल्द से जल्द उसको यूज़ कीजिए और उसके बाद में इंजेक्शन लगवा लीजिए आप 2-3 आवर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, CDS-CO के द्वारा कहा गया है कि हमारी जो फार्मा सेक्टर के अंदर एक जो बेसिकली सिरप है उसको रिकॉल करने की बात की गई है कि काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्बिंग है, उसको रिकॉल किया गया है। अब आप देखिए कि हमारा फार्मा सेक्टर कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से। जो अनएथिकल प्रैक्टिस वहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं फार्मा सेक्टर के अंदर, जैसे हमने पिछले समय रीड किया था कि वो जो कोल्ड के रिगार्डिंग में जो सिरप है, उस कोल्ड सिरप के अंदर में इस तरीके का कुछ यूज़ किया गया था, डाइथाइलिन ग्लाइकोन। डाइथाइलिन ग्लाइकोन को इस वजह से यूज़ किया गया था कि वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता था वहाँ पे। तो इसी वजह से काफ़ी सारी अनएथिकल प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिलती हैं इंडिया की फार्मा सेक्टर के अंदर में। और फार्मा के अंदर इंडिया का नाम भी अच्छा है, प्रेजेंस भी अच्छी है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हम हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सेंड करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी सही है फार्मा सेक्टर के अंदर। बट अनएथिकल प्रैक्टिस होने की वजह से इस तरीके के जो केसेस हैं डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं। चाहे रिसेंटली श्रीलंका के अंदर आई ड्रॉप का केस हो, कप सिरप का केस हो, तो ऐसे काफ़ी सारे जो केस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अभी इंडिया के अंदर ही आप देखिए 2020 के समय भी एक कोल्ड जो बेसिकली जो खांसी के लिए जो दवा हम यूज़ करते हैं, तो कोल्ड के लिए जो दवा यूज़ की जाती है उस कोल्ड सिरप का भी रिकॉल किया गया था 2020 के समय में, जब कोविड से जस्ट 1-2 मंथ पहले। तो एक तो इंडिया के अंदर ऐसे लॉज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं कि इनको रिकॉल कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉपर डाटा का इसका अवेलेबिलिटी नहीं है कि कौन सी मेडिकल को गया है, कितनी जो दवा है उसको दी गई है, कितने लोगों तक पहुंचा है। तो प्रॉपर लॉ ना होना एक रीज़न है।
CDS-CO के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप जरूर से रीड करना। नाम है दिनेश ठाकुर। नाम है दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर स्टूडेंट्स वो पर्सनैलिटी हैं, वो पर्सन है जिनके द्वारा कंटिन्यूस इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस को यहाँ पे बताया गया है, एक्सपोज किया गया है। ये एक विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। तो अपना जो कभी भी पेपर लिखो तो पेपर के अंदर में, मेंस के अंदर आप कोट कर सकते हो दिनेश सर को, एसए का जो पेपर हो या कोई भी पेपर हो उसके अंदर में, कि दिनेश ठाकुर सर के द्वारा कैसे यहाँ पे कंटिन्यूस जो फार्मास्यूटिकल के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस है उसके बारे में बताया गया है। इनकी 2-3 किताबें भी हैं, आप कभी समय मिले तो रीड कर लेना, आपको कभी समय मिले तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे CDS-CO के बारे में। CDS-CO की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है उसके अंडर में आता है CDS-CO। 1940 के समय के हमारे कुछ कानून हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल हैं 1940 के, उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट है। CDS-CO को जो हेड करने वाले जो पर्सन है उनको हम बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इस जो CDS-CO है उसको यहाँ पे हेड किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द CDS-CO एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये जो सिरप है ये डाइजीन के रिगार्डिंग में है। डाइजीन जो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों के द्वारा कंजप्शन के पर्पज से यूज किया जाता है। इसके अंदर जेल का यूज किया गया था, बट कंटिन्यूस जो सिचुएशन है ये गोवा बेस्ड फर्म के द्वारा यहाँ पे यूज देखने के लिए मिला, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, इसलिए इसको रिकॉल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द, एक बार नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स मिड डे मील स्कीम के बारे में। और एक यहाँ पे कोई केरल का टेम्पल है जिसके अंदर इस तरीके का जो कम्युनिटी फूडिंग है उसका प्रैक्टिस किया गया है। तो ये जन्माष्टमी से जस्ट पहले है। जन्माष्टमी जो फेस्टिवल लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है, उनके बर्थ से रिलेटेड, जो आज सेलिब्रेट किया जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम के बारे में, जो नून मील स्कीम है या मिड डे मील स्कीम के रूप से भी हम जानते हैं। स्टूडेंट्स मिड डे मील स्कीम 1925 के समय इस्टेब्लिश हुआ था। 1925 के समय मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। अब देखिए कि हम कॉलोनियल एरा के समय मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा कॉलोनियल एरा के समय इस मिड डे मील स्कीम को चलाया गया। इसका मेन पर्पज यही था कि मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके। आज भी अगर हम हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर मिड डे मील स्कीम के बारे में बात करें तो उसका मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज है एक तो न्यूट्रिशनल लेवल, जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो बच्चों में इंक्रीज हो। सेकंड, यहाँ पे मेन रीजन क्या है इस मिड डे मील स्कीम का, कि स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है, स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है और ये जो न्यूट्रिशनल लेवल है दोनों ही इंक्रीज हो। तो मेन ये दो ही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मिड डे मील स्कीम के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1925 के समय मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका जो रीनेम भी किया गया है PM पोषण शक्ति निर्माण के अलावा PM पोषण इसके अंडर में इसको रखा गया है। ये बेसिकली एक स्कीम नहीं है, एक लीगल एंटाइटलमेंट भी इसको माना गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2001 के समय एक केस आया था। केस का नाम है स्टूडेंट्स PVCL। PVCL बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारे केसेज में काम करता है। इसी के थ्रू जो नाटो है, जो नोटा है, नाटो नहीं सॉरी स्टूडेंट, नोटा, जो नोटा है, नन ऑफ द अबव, वो केस भी इनके द्वारा लाया गया था। नाटो तो बेसिकली आपने रीड किया हुआ, एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी ग्रुप है जो US डोमिनेटेड है। PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर यहाँ पे माना कि ये बेसिकली एक फूड का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक लीगल एंटाइटलमेंट है पुअर चिल्ड्रंस के लिए, ऐसे बच्चे जिनका न्यूट्रिशनल लेवल हमको इंक्रीज करना है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर भी इसका पार्ट माना है इस PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिड डे मील स्कीम। काफ़ी अच्छी स्कीम है न्यूट्रिशनल लेवल को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में। कर्नाटका का जो मिड डे मील स्कीम है वो भी न्यूज़ के अंदर में था कि वहाँ पे जो एग है वो भी सर्व किया गया है, एग भी दिया जाएगा बच्चों को कि मिड डे मील स्कीम के अंदर में न्यूट्रिशनल लेवल को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द कावेरी वाटर के रिगार्डिंग में है। कावेरी के रिगार्डिंग में कहा गया है कि 12 सितंबर के बाद में
जो वाटर का रिलीज है वो काफ़ी मुश्किल होगा, कि ऑलरेडी वो डिस्ट्रेस का सिचुएशन है वहाँ पे, ऑलरेडी डिस्ट्रेस का सिचुएशन है। ये हमारा है केरल, ये सपोज कीजिए हमारा कर्नाटका है, ये हमारा तमिलनाडु है। तो कर्नाटका के में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से निकल के तमिलनाडु के लिए जाती है। काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो केरल से आती हैं। इस ब्रह्मगिरी हिल्स जो ताल कावेरी नाम की जगह है वहाँ से कावेरी नदी निकलती है। जो हमारी कृष्णा, गोदावरी एंड कृष्णा जो नदी हैं, गोदावरी एंड जो केजी बेसिन है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस है हमारे कंट्री का एरिया, आंध्रा एंड तेलंगाना का जो रीजन है। तो केजी बेसिन के बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी। कावेरी के बारे में एक और बात आपको पता होनी चाहिए, कावेरी के बारे में एक बात आपको ये पता होनी चाहिए, कावेरी सपोज कीजिए इस तरीके से यहाँ पे जाती है। सपोज कीजिए साउथ ईस्ट जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है जिसे कि हम समर का मानसून जानते हैं, इंडियन मानसून भी जिसको बोलते हैं। तो इसका जो आधा पार्ट है कावेरी रिवर का, इस हाफ पार्ट को, मोर देन हाफ पार्ट को जो पानी है इस साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू मिलता है। एक रिट्रेटिंग मानसून भी आपको देखने के लिए मिलेगा अभी अक्टूबर नवंबर के मंथ के अंदर, जो वापस से आती हैं जो मानसून विंड्स, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करने के बाद में इस रीजन को जो पानी दे के जाती हैं, इस कोरामंडल कोस्ट को जो वहाँ पे पानी रिसीव होता है। तो ये वैसी रिवर है कावेरी जिसको दोनों ही जो मानसून विंड्स हैं जिसके थ्रू जो पानी है वो रिसीव होता है। ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पानी के रिलीज के रिगार्डिंग में जो कंटिन्यूस डिस्प्यूट है कर्नाटक एंड यहाँ पे तमिलनाडु का, आज का नहीं है, काफ़ी पुराना इश्यू है दोनों ही स्टेट्स के बीच में पानी का कंटिन्यूस रिलीज के रिगार्डिंग में। पानी की डिमांड इस वजह से भी इंक्रीज हुई है। वाटर की डिमांड इंक्रीज होने के बिहाइंड के रीजन ये है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रीज का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है उसका इंक्रीज होना, ये एक रीजन है। और ड्रॉट की सिचुएशन होना, पानी की अवेलेबिलिटी डे बाय डे कम होना, चाहे ग्राउंड वाटर का है चाहे ऑन ग्राउंड वाटर है, जो सभी ऑन ग्राउंड के ऊपर भी जो पानी है वो भी कम हो रहा है, और नीचे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कंटिन्यूस डिप्लीटिंग है। तो एक यहाँ पे इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है। कहा गया है कि पानी हम रिलीज नहीं कर पाएंगे कि अल्नीनो की वजह से, जो अल्नीनो है उसकी वजह से, जिस तरीके के जो यहाँ पे ड्रॉट टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से। यहाँ पे आपको एक सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ये आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वही मिनिस्ट्री है जो जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग में है। जल जीवन मिशन आपने रीड किया होगा ना, ग्रामीण जो हमारा रूरल एरिया है 2024 तक रूरल एरिया को पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन इज रिगार्डिंग द रूरल एरिया को पानी पहुंचाना है, रूरल एरिया को जो टैप वाटर है, जो टैप वाटर फंक्शनल टैप वाटर जो सप्लाई करना है पानी का। जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, जल शक्ति मिनिस्ट्री स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है 2019 के समय इसको बनाया गया था। दो उस समय मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों को मर्ज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया। जल जीवन मिशन इसी का पार्ट है। गाँवों के अंदर आपने जो टैंक्स देखे होंगे जिसका डेवलपमेंट या जो पानी की जो पाइपलाइंस हैं वो डेवलप की गई हैं रूरल एरियाज़ के अंदर में। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जल जीवन मिशन एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री, उसी के अंदर में आपको कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी देखने के लिए मिलती है। जिससे कि 2018 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पहला जजमेंट आया था 2007 के समय, बाद में केस चला, डिस्प्यूट हुआ 2015-16 में कावेरी के वाटर के रिगार्डिंग में, 18 में फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसी के थ्रू कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। तो नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पीएम सर के रिगार्डिंग में, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं इस आर्टिकल के अंदर। इसको स्टूडेंट थोड़ा लेट में डिस्कस करते हैं, पहले हम लिटिल बिट और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स बेसिकली एक फोटोग्राफर हैं, पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के पार्ट हुआ करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से रिगार्डिंग में। राजस्थान का जो रणथंबोर है वहाँ पे रहा करते थे। राजस्थान का जैसे सपोज कीजिए रणथंबोर का एरिया है, उसी के पास में इन्होंने अपना जो फॉरेस्ट का एरिया है वो डेवलप किया था। आईएएस का जो सर्विस है उसको छोड़ दिया था, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, आदित्य डीके सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारे वाइल्ड लाइफ से रिगार्डिंग में, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर में थे। रणथंबोर कहाँ है स्टूडेंट्स? राजस्थान का जो सवाई माधोपुर है,
राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइगर्स के पर्सपेक्टिव से। जब चीताज को लाया गया था तो उस समय भी एक बात की गई थी कि रणथंभौर के अंदर भी इनको शिफ्ट किया जाएगा जब इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज होगी। बट अभी तो रिसेंटली उनकी जो संख्या है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। तो आदित्य सर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थे। ट्विटर जो सोशल मीडिया साइट्स है उसके ऊपर भी इनको देखा गया है। इनके जो फोटोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है वाइल्ड लाइफ से रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया डेट इज भारत के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी इसके रिगार्डिंग में डिबेट थी। कुछ लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया कि हिंदी नाम को यूज़ किया जाए, हिंदी लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाए। यहाँ पे ऑनरेबल जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे BR अम्बेडकर सर, उनके द्वारा कहा गया कि कंट्री का नाम इंडिया है, UN के अंदर इसको इंडिया के नाम से देखा जाएगा। भारत नाम उसमें ऐड किया गया है कि एंशंट एंड मॉडर्निटी दोनों को ही अचीव करने के लिए आर्टिकल 1 के अंदर में। और ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 7 मेंबर्स की कमेटी है, उसको हेड किया था BR अम्बेडकर सर के द्वारा, जिसके द्वारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ रशिया का जो एक बेसिकली प्राइवेट आर्मी का जो पार्ट था वैगनर ग्रुप, वैगनर ग्रुप को यहाँ पे यूके के द्वारा कहा गया है कि वैगनर ग्रुप को एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक पता होना चाहिए कि वैगनर ग्रुप के जो हेड हैं उनका रिसेंटली डेथ हुआ है। और अभी यूके जो यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि यूक्रेन हमारा यहाँ पे एक क्लोज अलाई है, उसको हम कंटिन्यूस सपोर्ट करेंगे आर्म में या लड़ाई के अंदर में। जिस तरीके से जो सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। यूके के द्वारा रसिया के टेररिस्ट जो पर्सनल आर्मी है, जो प्राइवेट आर्मी थी वैगनर ग्रुप, उसको यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है वो दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनके द्वारा जो हमारे यहाँ पे बेसिकली स्ट्रोज हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इनमें बम्बू से बनाई हुई स्ट्रो है। ये बम्बू कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बेसिकली अंडमान एंड निकोबार से। आप बताना कि 1927 का जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बम्बू क्या है? जो बांस जो होता है, जो बम्बूज हैं वो बेसिकली क्या है? क्या वो ग्रास का पार्ट है? क्या वो प्लांट का पार्ट है? ये अमेंडमेंट किया गया था 2017 के समय बम्बू के रिगार्डिंग, क्योंकि उसका मैक्सिमम यूज़ किया जाए उसी के रिगार्डिंग में ये अमेंडमेंट था। तो उसी के बने हुए स्ट्रॉ हैं वो बेसिकली अंडमान निकोबार से आ रहे हैं। इसमें जो हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको एज ए जो पेटेंट है वो प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बम्बूज। हमारे जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा जो G20 की समिट के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही हमारे यहाँ से जो कपल्स हैं जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर में जाते हैं उस समय में उनके जो चिल्ड्रंस की जो कस्टडी है वो उनके द्वारा ले ली जाती है। स्टेट के जो वहाँ पे जो हाउसेज हैं या स्टेट की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा, क्योंकि आप अपने बच्चे का अच्छे से यहाँ पे जो परवरिश है वो नहीं कर रहे हो, कोई भी रीजन। अभी रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया का भी केस आया था इसके अंदर में, जिसके अंदर जो मदर है उसकी डेथ हो गई अभी बेंगलोर के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में रिटायर्ड जजेस के द्वारा लिखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरीके से परेशान ना किया जाए कि आप यहाँ पे परवरिश है वो नहीं कर सकते। उसके रिगार्डिंग में अभी G20 की मीटिंग होने वाली है, बाइडेन इंडिया के अंदर आएंगे। तो बाइडेन की इंडिया आने से पहले इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स US को हम सप्लाई करते हैं, चाहे लेंटिल हो चाहे एलमंड हो, इन सभी के ऊपर जो टैरिफ्स हैं उनको रिड्यूस किया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द जो नटराज का जो फोटो है, जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम है। भारत मंडपम क्या है स्टूडेंट? भारत मंडपम बेसिकली वो जगह है, भारत मंडपम बेसिकली वो जगह है, सॉरी स्टूडेंट्स, भारत मंडपम वो जगह है जहाँ पे G20 की जो मीटिंग है वो होगी। इंडिया ने अपना जो कल्चरल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे नटराज की जो फोटो है वो लगाई है। नटराज कौन सी डायनेस्टी के समय फेमस हुआ करते थे? चोला एम्पायर के समय। जो चोला एम्पायर है हमारा, चोला एम्पायर जो कांचीपुरम से रूल किया करते थे, उसी चोला एम्पायर के समय नटराज की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसी का यहाँ पे जो फ़ोटो है वो बना के यहाँ पे लगाया गया है। स्कल्पचर का नाम भी दिया गया है इसके अंदर में, बेसिकली इनके द्वारा, राधा कृष्णन जी के द्वारा बनाया गया है इसको इन फ्रंट ऑफ द भारत मंडपम। भारत मंडपम के अंदर भी जो कल्चरल के पर्सपेक्टिव से जो कल्चरल कॉरिडोर है वो बनाया गया है। इंडिया ने जो पाणिनि नाम के जो हमारे पर्सन हुआ करते थे, पाणिनि का एक बुक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मीन्स है ग्रामर है, संस्कृत का 8 चैप्टर हैं उस बुक के अंदर में।
पाणिनि वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो आपको 4th सेंचुरी BC के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। तो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर ये रहा करते थे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे CEC ने कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शंस यहाँ पे कराए जाएंगे तो हम उसको कंडक्ट कराएंगे। जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर अमेंड किया जाएगा उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। उन्हीं के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि ईवीएम जो हैं वो यहाँ पे वन ऑफ द सेफेस्ट हैं, उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता है। तो ये बताया है। सबसे पहले ईवीएम कहाँ पे यूज़ की गई, 1988 के अंदर यूज़ हुआ था या कब यूज़ हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, इंडियन PM सर ने कहा है कि रिसेंटली एक मीटिंग के अंदर कि आप किसी दूसरे रिलीजन को अब्यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन आपको खुद का रिलीजन को प्रमोट करने की पावर देती है, मगर किसी दूसरे का रिलीजन को आप अब्यूज़ मत कीजिए। किसी भी रिलीजन को आप अब्यूज़ करने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा नहीं दी गई है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे रिलीजियस जो राइट्स हैं आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमको दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड वे में इनको डिस्क्राइब किया गया है। राइट टू प्रोफेस है, प्रैक्टिस है, प्रोपोगेशन भी दिया गया है। इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी राइट्स हैं आर्टिकल 25 to 28। रिलीजियस फ्रीडम को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये आपको फंडामेंटल राइट का पार्ट पता होना चाहिए। इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन इसके अंदर पब्लिक हेल्थ को भी रखा गया है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्शंस को भी याद करना है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनवा का जो रीजन है उस रीजन के अंदर में यहाँ पे बॉर्डर को बेसिकली यहाँ पे सेट किया गया है। अफगानिस्तान का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मैप तो इस तरीके का नहीं है, अफगानिस्तान का मैप इस तरीके से है। तो अफगानिस्तान बेसिकली जो सदर्न पार्ट ऑफ अपना खुद का जो पार्ट है वहाँ पे पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे ईरान के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लैंडलॉक है स्टूडेंट्स, ऐसे मत देखना कि यहाँ से सी के साथ में टच नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए, लैंडलॉक कंट्री है। फिर आपको तुर्कमेनिस्तान आपको देखने के लिए मिलेगा, अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान, जिसके थ्रू एक पाइपलाइन आने वाली थी इंडिया में भी, जो फैजलिका जगह है पंजाब के अंदर, जिसको तापी पाइपलाइन का नाम दिया गया है, तापी पाइपलाइन। और ये फजलिका वही जगह है जहाँ से हमारे इंडिया के अंदर ये एंटर करती। तापी पाइपलाइन का नाम इस वजह से दिया गया है कि यहाँ पे जो तुर्कमेनिस्तान है वो कौन से कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। और उसके अलावा उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, और कुछ पार्ट यहाँ पे चाइना के साथ शेयर करता है अफगानिस्तान। तो दिस इज ऑल अबाउट द अफगानिस्तान की उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। अभी कुछ यहाँ पे वायलेंस हुआ है, उसकी वजह से बॉर्डर्स को सेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे ऑनरेबल PM सर के द्वारा जो लिखा गया है उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। ऑनरेबल PM सर ने G20 के बारे में बात की गई है, इसकी इंक्लूसिविटी की। हम लास्ट माइल के जितने भी लोग हैं सभी को इस G20 के थ्रू कनेक्ट करेंगे, किसी भी को भी हम पीछे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वासुदेव कुटुंबकम, कि कंप्लीट जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ही हमारी फैमिली है। कंप्लीट जो वर्ल्ड है वो हमारी फैमिली है। वन अर्थ वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे PM सर के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे PM सर के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि कैसे हम यहाँ पे इसको बेसिकली इसको थोड़ा जूम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा जूम करते हैं। वन अर्थ वन फैमिली का पार्ट बात ऑनरेबल PM सर के द्वारा की गई। इसके अलावा ऑनरेबल PM सर के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो कोविड-19 का जो समय था, उस कोविड-19 के समय में हमने किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट जो अर्थ है उसको फैमिली माना। उसके अंदर इन्होंने बात किया कि हमने उस कोविड-19 के समय में GDP सेंट्रिक डेवलपमेंट ना देखते हुए वर्ल्ड ने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए, या ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाए, तो हमने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया। उसके बारे में इन्होंने बताया। उन्होंने बताया है कि रेजिलियंस और जो रिलायबिलिटी है उसको कितना इम्पोर्टेंस मिला है उस कोविड-19 के समय। आप देखिए कि हमने भी जो आत्मनिर्भर भारत है, जो सेल्फ डिपेंडेंसी है, सेल्फ सफिशिएंसी है, उसको अचीव करने के लिए हमने ये किया। और ग्लोबलाइजेशन का भी यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिला कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उनका आपस में कोऑपरेशन हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो। इंडिया के द्वारा यहाँ पे वैक्सीन मैत्री नाम का जो कॉन्सेप्ट है,
कल के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था कैसे एयरलाइंस को यूज़ किया गया है वैक्सीन मैत्री के अंदर में। वैक्सीन मैत्री बेसिकली वैक्सीन डिप्लोमेसी का पार्ट है कि इंडिया ने ऐसे सभी कंट्रीज़ को जो वैक्सीन है उस इमरजेंसी के सिचुएशन में प्रोवाइड किया। खुद के सिटीजन्स को तो किया ही किया, उसके साथ सभी कंट्रीज़ के जो गरीब देश हैं उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात किया गया कि G20 के अंदर हम बेसिकली जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं उनकी वॉइस को रेज कर सकते हैं, उनको इस इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे बात किया गया कि अभी जो जनवरी के मंथ के अंदर जो एक समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पज उसका थीम रखा गया था। जनवरी के अंदर ये समिट ऑर्गेनाइज हुई थी। तो इसके अंदर बेसिक पर्पज क्या था कि जो अफ्रीकन नेशंस है, जो ऑस्ट्रेलियन नेशंस है, या जो साउथ जो ग्रुप है, जो साउथ साउथ का जो कोऑपरेशन है उसको हम प्रमोट कर सकें। क्योंकि 2020 के समय जो हमारे लीडरशिप आई G20 की, वो भी आपको इंडोनेशिया के बाली के थ्रू ही मिली है, वो भी साउथ का ही पार्ट है, कभी कॉलोनी हुआ करता था। जो अब नेक्स्ट हमारे बाद में जो लीडरशिप जाएगी इस G20 के प्लेटफॉर्म की, वो ब्राज़ील को जाने वाली है, वो भी इस ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है। तो इंडिया इमर्ज एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इसी के अंदर हमने इस मीटिंग के अंदर जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी इंक्लूसिव करने की बात की है इस G20 के प्लेटफॉर्म के अंदर में। अब अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 55 मेंबर्स का एक कंट्री है, एक ग्रुप है अफ्रीकन नेशंस का। इसके अंदर यहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट है एडिस अबाबा के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। यह हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन है। मेंस के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि इंडिया ने कैसे ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में यहाँ पे जो अपना रोल है वो प्ले किया है, चाहे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट हो, चाहे यहाँ पे इस G20 के प्लेटफॉर्म के अंदर इन लोगों को ऐड करना हो, G20 के जो अफ्रीकन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं उनको। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए एक जो एक्शन प्लान है या एक्सेलरेटिंग जो पर्पज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। हार्मनी विद द नेचर, हार्मनी विद नेचर की बात की गई है कि आप देखिए कि एमिशन की बात की जाती है, बट कंटिन्यूस हमारे कंट्री के अंदर हार्मनी विद द नेचर आपको देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर लाइफ नाम का जो प्लेटफॉर्म है, योगा है, जो हमने यहाँ पे कंटिन्यूस लॉन्च किए हैं हमारी कंट्री के द्वारा इन्वायरमेंट डे के ऊपर में। लाइफ है, बेसिकली लाइफ स्टाइल को इस तरीके से मॉडरेट करने की ज़रूरत है कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हो सके। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया। इसके अलावा ऑनरेबल PM सर ने कहा कि हम देखिए कि बेसिकली जो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी है, जो ओशियंस हैं, उनको भी यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है। उसी के रिगार्डिंग में उन्होंने मेंशन किया कि जब G20 के डायलॉग्स चल रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में, जो चेन्नई में हाई लेवल जो यहाँ पे चेन्नई का जो ये हाई लेवल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, हमारे ओशियंस को हम अच्छे से डेवलप करें, उनके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डील करें, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रॉब्लम हो उसको भी हमने सोल्व किया है। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट हो, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर है, आप देखिए कि हमारा एक मिशन भी है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर है उसको डेवलपमेंट करने की बात की गई है। और यहाँ पे ऑनरेबल PM सर ने कहा कि इसी इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में हमने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे इंटरनेशनल सोलार अलायंस को इंटरनेशनल जो सोलार अलायंस है उसको 2015 के अंदर डेवलप किया। 2015 के अंदर ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप हुआ। ऐसे ही हमें फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए एक एनर्जी सिक्योर, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को डेवलप करना है, जिसके अंदर हमको इंटरनेशनल सोलार अलायंस के ही पर्पज़ के ऊपर या उसी के बेसिकली पाथ के ऊपर हमको एक बायोफ्यूल अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसको यहाँ पे डेवलप करना है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को। योगा के बारे में बताया कि योगा हमने जो 21 जनवरी के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, लाइफ स्टाइल को हमने प्रमोट किया है। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमने जो सेल्फ रिलायंस क्लाइमेट चेंज है, या जो क्लाइमेट को देखते हुए जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को चेंज करने की ज़रूरत है, इस वजह से हमने मिलेट्स को यहाँ पे प्रमोट किया है, जो मोटा अनाज है, जो मिलेट्स हैं। अब आप देखिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर ये मिलेट्स कैसे रोल प्ले करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए कि क्लाइमेट मिलेट्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए जो पानी की ज़रूरत कम है,
ड्रोट की सिचुएशन इंक्रीज हुई है, चाहे एल-नीनो हो, चाहे कोई ना कोई जोग्राफिकल यहाँ पे सिचुएशन हो, पानी की अवेलेबिलिटी कम हुई है, मानसून के थ्रू क्या अनप्रेसिडेंट इवेंट्स के थ्रू आपको एक्सट्रीम वाटर देखने के लिए मिलेगा। तो उसी समय में क्लाइमेट स्मार्ट जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर में जो मिलेट्स हैं वो रोल प्ले करेंगे। इनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम चाहिए, टू मच जो प्रोस्पेरस ज़मीन है वो सोइल है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और आपके हेल्थ के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है मिलेट्स। तो हमारे कंट्री ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट किया है। मिलेट के रूप में आपको बाजरा है, ज्वार है, रागी है, अलग अलग तरीके के जो मिलेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप अपने एग्जाम के पर्पज से एक याद रखना, ढिंडोरी मॉडल। ढिंडोरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर में, और वो मिलेट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लेस है। ढिंडोरी मॉडल आप जरूर से याद रखना, मिलेट्स जो मोटा अनाज है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा डेक्कन प्रिंसिपल के बारे में बात की गई कि फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी के लिए जो डेक्कन प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अच्छे से अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि गरीब जो लोग हैं किसी को भी हमको पीछे नहीं छोड़ना है। इंक्लूसिवनेस है, क्योंकि वन अर्थ वन फैमिली वासुदेव कुटुंबकम का हमारा कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को हमें साथ लेके चलना है इस जर्नी के अंदर में। तो इसी वजह से सभी लोगों को नो वन लेफ्ट बिहाइंड का जो हमारा पर्पज है उसको हम अचीव कर सके फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के अंदर में। इसके अंदर वहाँ पे इंक्लूसिवनेस के अंदर उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की भी बात की गई है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके थ्रू यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाया गया है पुअर पीपल्स को। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सॉल्यूशंस की बात की है कि सॉल्यूशन G20 के सभी कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड किए जाएं इसके अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट चेंज, जोग्राफिकल जो सिचुएशन है, डिप्लोमेटिक जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं सभी को एक करने की कोशिश की गई है G20 के प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है। टू मच डाइवर्सिटी है, टू मच डेमोक्रेसी है, और टू मच इस डाइवर्सिटी के बाद में हमारे कंट्री के अंदर यूनिटी है। तो इस टू मच जो डाइवर्सिटी है कंट्री का, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके बारे में वर्ल्ड के अंदर इसको मल्टीलेटरिज्म जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उसके थ्रू में इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द पीएम सर के द्वारा ये जो बेसिकली एक जो G20 की रिगार्डिंग में जो बात कही गई है उसको हमने डिस्कस किया। जो जो इन्फॉर्मेशन है, इंडिया की डेमोग्राफी, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीएम सर ने यहाँ पे मेंशन की है। तो इंडिया अपना जो G20 का ये जो समिट है इसके थ्रू इन सभी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करेगा, इन सभी प्रिंसिपल्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप कि कैसा लगा, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर ज़रूर से देना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।